प्रथमे गुरु जी को वंदना। आकांक्षा जी, मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले फार्मा में जब मैं आया सन 1999 में, मैंने अपना एडमिशन लिया बी फार्मेसी में गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी में। तो जब मैंने एडमिशन लिया तब मुझे नहीं पता था कि फार्मा इतना अच्छा फील्ड है। पढ़ाई एक कस्टम है, एक सिस्टम, लेकिन जो आप हो और भगवान ने जो दिव्यता आपको दी है, तो मुझे लगता है कि सबको उस पर काम करना चाहिए। हमें एक डिग्री मिल जाती है और डिग्री एक सिंबल है कि हमें जॉब करनी है, लेकिन रियलिटी में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ये कहती है कि अगर आपको लगता है कि साइंस में रह के आपको हिस्ट्री पढ़नी है, वो लोग एक्सप्रेस नहीं कर पाए। उनको पता था कि मुलहटी लो, चूसो उसको, तो आपके गले का इन्फेक्शन जो है, आपके गले की खराश है, वो दूर हो जाएगी। लोजेंजिस कहाँ से आई? वहीं से आई ना। मैसेज देने वाला तो मैं कौन हूँ, मैं तो खुद स्टूडेंट हूँ फार्मेसी का, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा जो मेरे जूनियर हैं, छोटे हैं, बच्चे हैं, अभी फील्ड में आए हैं, कि उनको दिल खोलकर मेहनत करनी चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल PRS एजुकेशन ट्रस्ट में। और आज हम बात करने जा रहे हैं अपने पॉडकास्ट में एक नए टॉपिक पे, जिसका नाम है फार्मास्यूटिकल एजुकेशन इन करंट एरा। और इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रोफेसर डॉक्टर पवन कुमार जालवाल, जो कि हेड एंड डीन हैं फार्मेसी में बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी रोहतक में। सर एक को फाउंडर भी हैं, जो कि एक बुक पब्लिकेशन है जिसका नाम बहुत ही रिनाउंड नेम है, वो है नवचेतना पब्लिकेशन। और मैंने सर के बारे में सर्च किया तो मुझे ये पता चला कि सर बहुत ही अच्छे सिंगर भी हैं, ये उनकी हॉबी रही है। उनके यूट्यूब चैनल पे मैंने देखा उनकी बहुत सारी वीडियोस भी हैं इससे रिलेटेड। तो मैं चाहती हूँ सर कि आप सबसे पहले किसी श्लोक या गाने से मतलब हमारे पॉडकास्ट की आज की शुरुआत हो। और बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे पॉडकास्ट के चैनल में। धन्यवाद आकांक्षा जी, बड़ा अच्छा लगा मेरा इंट्रोडक्शन आपने दिया। और सबसे पहले मैं PRS एजुकेशनल ट्रस्ट के सभी श्रोताओं को हाथ जोड़कर धन्यवाद देना चाहूँगा, नमस्कार करना चाहूँगा। और जैसा कि आपने कहा कि किसी भी कार्य की शुरुआत करने से पहले भगवान का नाम लेना बहुत ज़रूरी है, तो मैं 2 लाइनें श्लोक की बोलना चाहूँगा। प्रथमे गुरु जी को वंदना, द्वितीय आद गणे हो, तृतीय सुमिरा शारदा, मेरे कंठ करो परवेश, मेरी लाज रखना, मेरी आन रखना, बाबा बच्चे का ध्यान रखना। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, बहुत ही अच्छी शुरुआत रही है आज के हमारे पॉडकास्ट की, आपने बहुत ही अच्छा शुरुआत किया। तो सर सबसे पहले मैं अब जानना चाहती हूँ कि आप फार्मा एजुकेशन में कैसे आए, और उसके बाद मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि सिंगिंग ही आपकी हॉबी है या फिर आपकी और कौन कौन सी हॉबीज़ हैं रैदर देन फार्मा, अगर हम बात करते हैं तो। आकांक्षा जी, मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले फार्मा में जब मैं आया सन 1999 में, मैंने अपना एडमिशन लिया बी फार्मेसी में गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी में। तो जब मैंने एडमिशन लिया तब मुझे नहीं पता था कि फार्मा इतना अच्छा फील्ड है। और तब एडमिशन लेने के पीछे यही रहता था कि भाई जॉब मिल जाए, गवर्नमेंट जॉब हो या कोई भी जॉब हम कर सकें।
लेकिन समय बीतता गया तो समय के साथ साथ मुझे पता लगा कि जो फार्मेसी है बेसिकली वो जॉब ओरिएंटेड कोर्स नहीं है, वो बिजनेस ओरिएंटेड कोर्स है, वो इंटेलेक्चुअल कोर्स है जिससे आप अपनी प्रतिभा निखार सकते हो। और जैसे कि आपने कहा कल्चरल का, तो मुझे शुरू से बचपन से ही गाने का शौक था, एक्टिंग का शौक था। तो मैंने 16 साल थिएटर भी किया और साथ साथ कहूँ तो मैंने अपने भजन गीत लिखे, उनको गाया। बहुत सी कंपनियां, कैसेट कंपनियों में मेरी रिकॉर्डिंग हुई। और उसके बाद जो डेस्टिनी को मंजूर था, क्योंकि बेसिक फील्ड मेरा फार्मेसी था, तो आज मैं एज ए डीन एंड हेड बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी में कार्यरत हूँ। और जैसे मुझे लिखने का शौक था तो मैंने अपना बुक पब्लिकेशन हाउस भी शुरू किया, जो नवचेतना पब्लिकेशन है। वो पिछले 7 सालों से बुक पब्लिकेशन में काम कर रहा है और मैं आज भी लिखता हूँ, आज भी पढ़ता हूँ और मुझे फार्मा बहुत अच्छा लगता है। जी सर, जैसे आपने बताया सर कि आपने कई साल थिएटर किया है, तो मैं कुछ रोल जानना चाहती हूँ जो आपने पर्टिकुलर वहाँ पे निभाया हो, जो आपको ज़्यादा पसंद आया हो। देखिए थिएटर में ये होता है कि कई बार आदमी का जो इंटेलेक्चुअल है ना वो काम करता है। मेरे कई यार दोस्त हैं जो बॉम्बे सेटल्ड हैं और हमारा बहुत अच्छा ग्रुप था। नेशनल यूथ फेस्टिवल्स में, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल मैं बहुत बार गया, प्राइजेज मिले। 2005 में मैं ऑल इंडिया रेडियो पे अप्रूव्ड सिंगर हुआ। मैंने आकाशवाणी में अपने प्रोग्राम दिए, डीडी दूरदर्शन पे अपने प्रोग्राम दिए। तो एक अच्छा एक्सपीरियंस मेरे साथ रहा कल्चरल का। और रोल ये होता है कि कलाकार वही है, उसको जो मिल जाए वो अच्छे से उसको निभाए, तो वही उसके लिए खुशी है। आज भी मैं अगर मंच पे होता हूँ तो मुझे पता नहीं होता कि मैं क्या होता हूँ, मुझे अच्छा लगता है मंच बड़ा। हाँ, मैंने आपका, जैसे मैंने वीडियोस भी देखी हैं आपकी, तो आप बहुत अच्छे एंकर भी रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि मतलब एंकरिंग की शुरुआत आपने किसी पर्टिकुलर जगह से की हो। आकांक्षा जी, मेरा जो प्राइमरी स्कूल के बाद 5वीं के बाद मेरा सिलेक्शन हुआ नवोदय विद्यालय स्कूल में। मतलब आपकी एजुकेशन नवोदय। नवोदय से मेरी एजुकेशन है, वो सेंटर की स्कीम के तहत वो स्कूल चल रहे हैं। और वहाँ बच्चे पढ़ाई के साथ साथ ना उनके अंदर जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी हैं उनमें वो बच्चे निखर के आते हैं। तो मुझे पता नहीं कब से क्यों इंटरेस्ट रहा, मैं स्टेज पे जाता था, बच्चों के बीच जाता था, बच्चे हुटिंग करते थे, मैं गाना गाता था, तो मुझे वो एक कहते ना कि चस्का लग जाना, वो लगा। और बोलने का माता सरस्वती का आशीर्वाद है, ऐसा कोई मेरी ट्रेनिंग नहीं है, लेकिन जो बोलता हूँ मैं दिल से बोलता हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है यही। आपकी जर्नी को सुनने के बाद मुझे ये लग रहा है कि सिर्फ एजुकेशन ही नहीं ज़रूरी है। अगर हमारी कोई हॉबी है तो हमें उसे भी परस्यू करना चाहिए, क्योंकि हम उसमें भी अपना टैलेंट दिखा सकते हैं, रादर देन हम एजुकेशन के पीछे ही चले जाएं। देखिए ऐसा है आकांक्षा जी, पढ़ाई एक कस्टम है, एक सिस्टम है। हाँ जी। लेकिन जो आप हो और भगवान ने जो दिव्यता आपको दी है, तो मुझे लगता है कि सबको उस पर काम करना चाहिए। सबसे पहले अपने आप को पहचानना चाहिए। और मैं खुद फार्मेसी से हूँ, तो फार्मेसी के बच्चों को, सबको, श्रोताओं को मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आपके अंदर जो भी टैलेंट है उस पर आप काम करिए, उसको आप समझिए। परमात्मा आपके साथ है, आपके अंदर है। तो ये सबसे अच्छी बात ये है कि जो टैलेंट परमात्मा ने आपको दिया उस पर आप काम करिए, आप खुश रहेंगे। आपने सर बहुत ही अच्छी बात बोली कि जो भी टैलेंट हमें मिला है हमें उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना चाहिए। तो सर मैं ये जानना चाहती हूँ अब आपसे कि जैसे अभी मेरी आपसे अभी बात हो रही थी, तो आपने एनईपी के बारे में बताया था कि एक्स्ट्रा करिकुलर कितना ज़रूरी है रादर देन एजुकेशन। तो आप इसके बारे में कुछ हाइलाइट्स बताना चाहेंगे? देखिए आजकल है ना, सारी यूजीसी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू की और यूजीसी ने सभी यूनिवर्सिटीज़ को भी आदेश दिए कि जो इनर कोर टैलेंट है बच्चों का वो सबके सामने आना चाहिए। तो हमारी जो कन्वेंशनल एजुकेशन है उसमें हम पढ़ तो लेते हैं, लेकिन हमें पता नहीं कि उस पढ़ाई के बाद हम क्या करें। हमें एक डिग्री मिल जाती है और डिग्री एक सिंबल है कि हमें जॉब करनी है, लेकिन रियलिटी में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ये कहती है कि अगर आपको लगता है कि साइंस में रह के आपको हिस्ट्री पढ़नी है तो आप हिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं, परस्यू कर सकते हैं। आपका कोई इंटरेस्ट है वो परस्यू कर सकते हैं। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी
वक्त लगेगा, लेकिन जिस दिन भी इंडिया में सही तरीके से चलेगी उस दिन सबका टैलेंट निखर के आएगा, तो बच्चे अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। आजकल फार्मेसी में हम इनोवेशन सेंटर, पहले यूनिवर्सिटी में, किसी भी यूनिवर्सिटी में मेरे टाइम में इनोवेशन सेंटर, इंक्यूबेशन सेंटर नहीं थे, लेकिन यूजीसी ने कहा कि ये भी होने चाहिए। उसका पर्पज़ क्या है? हो सकता है कि हमने फार्मा पढ़ी, हम 5-6 साल से फार्मा पढ़ रहे हैं, लेकिन हमने सिर्फ बुक्स पढ़ी, प्रैक्टिकली हमें कुछ नहीं पता, हमारा जो आइडिया है किसी ने सुना ही नहीं। तो लेकिन अब क्या है कि यूनिवर्सिटीज भी जागरूक हो गई इस काम को लेके कि जो इनोवेशन है और इंक्यूबेशन सेंटर है यूनिवर्सिटी में, वो चाहता है कि कोई ना कोई कार्य ऐसा हो कि इतने बच्चे हम पढ़ाते हैं, इतने बच्चे हम निकालते हैं, तो कोई एक ऐसा बच्चा हो जिसके पास कोई टैलेंट है, किसी के पास कोई फॉर्मुलेशन है, किसी के पास कोई रिसर्च है, किसी के कोई पिछले कर्म है, उसको लगता है कि मैंने ये चीज़ सुनी थी गाँव में, मैं इसको निखार सकता हूँ, बता सकता हूँ लोगों को। तो इसके लिए एनईपी बहुत अच्छा स्टेप है। और अभी तो गवर्नमेंट, आपको एक और बात बताऊँ एनईपी के अलग ही, कि इंडियन नॉलेज सिस्टम पे भी हमारी गवर्नमेंट काम कर रही है। तो इंडियन नॉलेज सिस्टम भी इस टाइम बहुत चला हुआ है कि हमारा जो ट्रेडिशनल था, और वो मेरे को लगता है कि फार्मा को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है। हमारी जितनी हर्ब्स हैं, इतनी हर्ब इंडिया में है, इतनी हर्ब कहीं नहीं है, लेकिन विडंबना क्या रही हमारी कि हमने उनको कभी भी पेटेंट पे या कागज पे उतारा नहीं। तो पेटेंट किसी और कंट्री के नाम है, हर्ब हमारी है। तो इंडियन नॉलेज सिस्टम ये बताता है कि हमें अपनी रूट से जोड़ेगा, जड़ों से जोड़ेगा, कि जो हमारे पास है उसकी क्या यूटिलिटी और क्या हम कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा सिस्टम है एनईपी के लिए और इंडियन नॉलेज सिस्टम के लिए। मैं गवर्नमेंट को धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो बच्चों के लिए एक बहुत ही अग्रणी स्टेप है। जैसे मुझे आपकी बात से ये समझ में आया कि अभी जो बच्चे हैं वो अपनी हॉबी को भी परस्यू कर सकते हैं अगर एजुकेशन के साथ अगर वो करना चाहते हैं तो, क्योंकि अभी इंक्यूबेशन सेंटर है यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस में। तो मैं आपसे थोड़ा सा एक मैसेज दिलवाना चाहती हूँ पेरेंट्स के लिए कि आप पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि पेरेंट्स जनरली बच्चों को फोर्स करते हैं टुवर्ड्स एजुकेशन ओनली, और उनको बच्चों को ये रहता है कि फिर उनकी हॉबी छूट रही है कहीं ना कहीं, तो वो तो ना तो हॉबी पे ध्यान दे पाते हैं और ना तो एजुकेशन पे ध्यान देते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप एक छोटा सा मैसेज पेरेंट्स के लिए दें ताकि वो बच्चों को इनकरेज करें कि वो अपनी हॉबी को भी परस्यू कर सकें और वो अपनी एजुकेशन भी साथ के साथ कंप्लीट कर सकें। देखिए आकांक्षा जी, जो एनईपी है उसका ध्येय यही है, और मैं सभी पेरेंट्स से भी ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों की फीलिंग्स को समझें। वो अपने बच्चों को समझे कि उनके बच्चों में क्या टैलेंट है। पढ़ाइए, प्राइमरी काम जो है पढ़ाई है, लेकिन जो टैलेंट है वो उसका इनर कोर है जो परमात्मा ने उसको बख्शा है। पढ़ाई हम उसको सिखा रहे हैं बच्चे को, लेकिन जो उसके अंदर वो टैलेंट है वो हम नहीं सिखा रहे, वो उसके अंदर ऑलरेडी है। उसको अगर वो निकाल पाए, जरूरी नहीं कोई बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा हो, बच्चा कल्चरल में भी बहुत अच्छा हो सकता है, बच्चा स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छा हो सकता है, फाइन आर्ट में जा सकता है, पेंटर बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन ओरिएंटेशन जो वही है ना कन्वेंशनल सिस्टम। इस कन्वेंशनल सिस्टम ने ऐसा बांध दिया कि जैसे हम फार्मेसी के लोग हैं कि बी फार्मेसी ही करेंगे, फिर मास्टर्स करेंगे, फिर पीएचडी करेंगे और फिर सारी जिंदगी नौकरी करेंगे। तो हम उस पढ़ाई में, क्योंकि पढ़ाई का प्रेशर बहुत है, हमारा सिलेबस भी ऐसा ही है, तो इतने प्रेशर के बाद जो बच्चे का इनर कॉन्शियस है, जो टैलेंट है, उसको बच्चा कहीं ना कहीं छोड़ देता है। ये एक लैकुना है। तो मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है सभी पेरेंट्स से कि अपने बच्चों के टैलेंट को पहचानें, उस पर उन बच्चों को काम करने दें। और ये एनईपी भी कहता है, ये इनोवेशन इंक्यूबेशन सेंटर भी कहता है, और बीइंग ए फार्मासिस्ट, फार्मा स्टूडेंट, मैं आपसे ये आह्वान करता हूँ कि आप लोगों को कार्य करना चाहिए। फार्मा में बहुत अपॉर्चुनिटी है, रिसर्च की इतनी अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं लगता किसी फील्ड में है आईटी सेक्शन के बाद, क्योंकि आईटी में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो मेरा मानना है कि फार्मा आईटी के बाद या आईटी के पैरेलली इतनी अपॉर्चुनिटी हमें देगा कि हम सोच भी नहीं सकते। हाँ जी, आपने बहुत ही अच्छा मैसेज दिया सर पेरेंट्स के लिए। अभी जैसे आपने अपॉर्चुनिटीज़ की बात की, तो मैं जानना चाहती हूँ कि आप कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ बताएं जो बच्चे जो है ना डायरेक्टली 12th के बाद फार्मा को चूज़ कर लें,
क्योंकि जनरली जो बच्चे फार्मेसी एजुकेशन पे जाते हैं उनका ये रहता है कि हमने तो जी तैयारी की है या हम एमबीबीएस करना चाहते थे, नहीं हुआ तो हमने फार्मा को ऑप्ट कर लिया है। हाँ जी। तो मैं ऐसा चाहती नहीं हूँ कि बच्चे इस रीजन से ऑप्ट करें कि उन्होंने मेडिकल लाइन में वो नहीं जा पाए। बिल्कुल ऐसे कुछ पर्टिकुलर रीजंस आप बताइए जिससे वो पर्टिकुलरली फार्मा डोमेन को ही चूज करें, और उसके बाद क्या करियर उनको मिल सकता है जिससे उनकी अच्छी ग्रोथ हो। ऐसा है आकांक्षा जी, आप रसोई में जाते हैं, हाँ जी। खाना बनाते हैं हाँ जी। और कहते हैं कि रसोई जो है वो पूरे परिवार का पालन पोषण करती है। हाँ जी। रसोई से बड़ी कोई फार्मेसी नहीं है। और अगर किसी बच्चा शुरू से उसको यूज करता है, हाँ जी। स्पेशली लड़कियां, उनको सब पता है कि सब्जी में क्या डालना है, जीरा डालना है, धनिया डालना है, लहसुन डालना है, प्याज है, बशर्ते जो चीज़ हमने यूज की अगर हमें उसकी इम्पोर्टेंस पता लग जाए तो अपना इंटरेस्ट ऑलरेडी उसमें बन जाएगा। अब जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, कर्क्यूमिन पे काम चल रहा है। हाँ जी। यूएस ने पेटेंट लिया इसका और कैंसर के लिए इसको यूज किया। कर्क्यूमिन सुन के हमें सोचना पड़ता कर्क्यूमिन क्या है, लेकिन हल्दी सुन के नहीं सोचना पड़ता। हाँ, एग्जैक्टली। तो इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए सबसे बड़ी जो डिमांड है ना, माइंड को ओपन रखना, और वो फार्मेसी से ज़्यादा कहीं नहीं है। हमें जो भी चीज़ बताई गई, हम नीम की दातुन करते थे, हम कीकर की दातुन करते थे, सफेदे की दातुन करते थे, कोलगेट आया, पेप्सोडेंट आया, जो भी कंपनियां आई, ठीक है, उन्होंने क्या किया, हमारी जो बेसिक नॉलेज थी ना उसको स्प्रेस कर दिया और एडवांसमेंट दिखाई। अब वो एडवांसमेंट भी किसने की, फार्मा वालों ने की। तो और इंडिया तो हब है फार्मेसी का। अगर सही मायने में देखा जाए तो जितनी अपॉर्चुनिटीज इंडिया में है, एक एक हर्ब इतनी काम की है कि आप रिसर्च करोगे तो आपको पता लगेगा कि यार मेरे को ही नहीं पता था और मैं इसको 20 साल से 30 साल से यूज कर रहा हूँ। तो ये एक अपॉर्चुनिटी का अच्छा मीडियम है जो मेरे को लगता है कि फार्मेसी सबको दे सकती है। और मैं ये कहता हूँ कि फार्मेसी के स्टूडेंट्स ही नहीं, जो फार्मा को नहीं जानते वो भी फार्मा को यूज करते हैं, उनको भी फार्मा का पता है, बस उनको वो टेक्निकल जो टर्म्स हैं, टर्मिनोलॉजी हमारी है वो नहीं पता। अदरवाइज उनको सब पता है कि धनिया क्यों यूज करते हैं, हमें सब पता है। आप कह देंगे भाई किसी को मान लो जुकाम हो जाता है ना, तो कहेंगे कि जी गुड़ चना खाओ, क्यों खाओ। अब टेक्निकली बात अगर मैं कहूँ, बड़ी कोर बात है ये कि अगर किसी को जुकाम हो जाता है ना, उसमें फास्फोरस एक एलिमेंट है हमारी बॉडी में, उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो वायरल इन्फेक्शन बढ़ जाता है। और गुड़ में सबसे ज़्यादा फास्फोरस है, एल्कलाइन है गुड़। चने में सबसे ज़्यादा फास्फोरस है, इसलिए गुड़ चना खिलाया गया। फिर उसको धर्म से जोड़ा गया कि हनुमान जी का प्रसाद है, ठीक है, मंगलवार को तो एटलीस्ट गुड़ चना खाओ। तो जो हमारा ट्रेडिशन है ना वो बहुत प्यारा है। ये आपकी बात पे मुझे याद आ गया। तो सबसे बड़ी बात है कि जब हम जो कार्य कर रहे हैं अगर उसकी इमेज हमारे माइंड में है और हम क्या कर रहे हैं, तो आप, मेरे को लगता है कि आपसे बेस्ट फार्मासिस्ट कोई नहीं है, और इस दुनिया में सारे ही फार्मासिस्ट हैं। हाँ जी। हाँ जी। जैसे अभी मैं ये जानना चाहती हूँ जैसे करियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में कि अगर कोई बच्चा परस्यू कर रहा है फिर फार्मा, तो वो किस किस करियर को ऑप्ट कर सकते हैं। देखिए, करियर कोई नेसेसिटी नहीं है जो हमें लगता है। अगर फार्मा का बच्चा है वो फार्मा में ही जाए, एक आजीविका का साधन है। हाँ जी। जिसको हम कैरियर बोल देते हैं। कैरियर एक बड़ी वास्ट टर्म है, बहुत वास्ट है, उसको आप डिफाइन नहीं कर सकते कि आप किस लाइन में कैरियर बनाओगे। ठीक है, हो सकता है आपने 20 साल किसी लाइन में काम किया, 21वीं साल दूसरी लाइन में आपका कैरियर बन जाए। तो कैरियर बहुत वास्ट है। कैरियर वही बनेगा जो आपकी इनर कॉन्शियस कहती है। अगर आपको जबरदस्ती कोई चीज़ सिखाई जाए आप नहीं सीखोगे, आप सीख ही नहीं पाओगे। कैरियर सबके लिए एक जैसा है, सारी फील्ड एक जैसी हैं, बस जिस फील्ड में आप हो, जिस फील्ड में आपने सबसे ज़्यादा समय दिया है वो फील्ड आपकी अच्छी हो। अभी आप एंकरिंग कर रहे हो और आप खुद फार्मा बैकग्राउंड से, लेकिन आप बहुत अच्छी एंकरिंग कर रहे हो, तो आप इसको एज ए कैरियर भी ले सकते हो। तो कैरियर कहीं लिखा नहीं है बुक्स में कि ये पढ़ोगे तो ये बनोगे। पढ़ने से आदमी बनता तो सारे बन चुके होते। तो कैरियर के लिए मैं यही कहना चाहूँगा, जो आपको अच्छा लगे वो करो, जो आप बन सकते हो वो बनो। लेकिन मैं फार्मा पे इसलिए जोर देना चाहूँगा क्योंकि फार्मा आज की नीड है।
हर आदमी को अपने शरीर के लिए जागरूक होना चाहिए, हर दवाई के लिए जागरूक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि लोगों ने एंटीबायोटिक बनाई और उसका प्रचार प्रसार कर दिया और आप एंटीबायोटिक के कोर्स करना शुरू कर दो। एंटीबायोटिक का सबसे बड़ा ड्रॉबैक भी है, उसकी टॉक्सिसिटी का भी है, आपके इम्यून सिस्टम पे भी है, लेकिन डॉक्टर या कोई भी फील्ड आपको नहीं बताएगी, क्योंकि उसको अपना प्रोडक्ट सेल आउट करना है, हमें भी करना है। लेकिन अगर मैं जागरूक होऊंगा तो मैं बड़ा देख के उस चीज़ को यूज़ करूंगा, और यही एक अपॉर्चुनिटी होती है। तो इसलिए फार्मा जाने अनजाने सबके साथ जुड़ा हुआ है, अच्छा फील्ड है, तो मैं इसकी दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ। अभी सर जैसे आपने बात की कि ट्रेडिशनल मेडिसिन हमारी चली आ रही है, हम अपने घर में सुनते आ रहे हैं कि ये दादी की नानी के नुस्खे हैं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ सर कि आप किस बात पे रिलाई करते हैं कि अगर हम बात कर रहे हैं हमारे ट्रेडिशनल और जो नेचुरल हमारे ड्रग्स हैं उनके ऊपर आप ज़्यादा भरोसा करते हैं, या जो हमारी ये जो हमारी केमिकल रिलेटेड अभी बन रही हैं, मैन्युफैक्चर हो रही हैं, उन पे ज़्यादा डिपेंड होना चाहिए हमें? देखिए, कि वो इफेक्ट जल्दी दिखाती है तो नेचुरल पे ज़्यादा जल्दी लोग जाना नहीं चाहते कि ये तो इफेक्ट स्लो दिखाएगी, टाइम लगेगा, रादर देन हम कैप्सूल खा लें। मैंने आपको बताया ना कि आज के टाइम में आकांक्षा जी, अगर आप किसी को सिखाने जाओ तो किसी के पास समय नहीं है। नहीं है। बहुत आज की जो ज़िंदगी है ना इतनी फास्ट हो चुकी है कि लोग, पहले आप देखो, मैं फिर वही बात आ जाती है, मैं कल्चरल का आदमी हूँ, तो मेरे टाइम में यानी कि 30 साल पहले 35 साल पहले के जो गाने आप सुनोगे वो 7-7 मिनट के, 8-8 मिनट के, 10-10 मिनट के थे। आज गाना 1 मिनट पे आ गया, उस पे भी रील आ गई 5 सेकंड की। तो आप ब्रेन को मैसेज क्या दे रहे हो कि आप 5 सेकंड ही आपकी रेजिस्टेंस है, आप 5 सेकंड सुन पाओगे, अदरवाइज नहीं। तो इसी सिस्टम को देखते हुए, इवन अभी किसी को गाने याद भी नहीं होते, हाँ, और रील पे जितनी रील पे उतना ही याद होता है। पहले मेरे को 150-200 गाने याद थे, और कुछ तो अब भी याद हैं। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जैसे हमारा जो ट्रेडिशनल सिस्टम था ना, वो बहुत अच्छा था। वो लोग एक्सप्रेस नहीं कर पाए, उनको पता था कि मुलहटी लो, चूसो उसको, तो आपके गले का इन्फेक्शन जो है, आपके गले की खराश है, वो दूर हो जाएगी। लोजेंजिस कहाँ से आई? वहीं से आई ना। अब कोई, मैंने रनबैक्सी में काम किया, तो मैं वहाँ इन्हेलर पे काम करता था। तो मैं जब इन्हेलर को पढ़ने लगा तो मुझे पता लगा कि 1960 में पहला इन्हेलर आया था। ये मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, साल्बुटामोल का। जब मैं उसकी हिस्ट्री में गया तो पता लगा कि आदिवासी लोग थे, वो हुक्का और जो चिलम पीते थे ना, वो उसका जनक है इन्हेलर का। कि कोई ना कोई एक ऐसा रूट है जो ओरली, और जिसको कहते हैं कि रेस्पिरेशन में जाके रेस्पिरेटरी सिस्टम को उन्होंने एज ए रूट डिजाइन किया कि ऐसा क्या है इस चिलम में कि पीने से सीधा ब्रेन पे एक्ट करता है। इन्हेलर की उत्पत्ति हुई। तो ट्रेडिशनल सिस्टम से ही एलोपैथी आई है। एलोपैथी तो 500 साल का काम है, 600 साल का काम है। केमिकल्स हैं, रिजेम्बलेंस है, कोलोन है एक तरीके का। जो नेचुरल रेमेडी है, हम यहाँ पैदा हुए हैं, अगर हम इंडिया के जिस भी पार्ट में पैदा हुए, वहाँ की हर्ब ही हमें काम देगी। ये आयुर्वेद कहता है। वात पित्त कब पे काम करता है, लेकिन हमने आयुर्वेद को अलग काट के रख दिया। ये पता नहीं किसकी देन है, मेरे को नहीं पता कौन है। आयुर्वेद, उन्होंने अपनी एक पद्धति बनाई, और वो ये कहते रह गए कि हम 5,000 साल पुरानी पद्धति है, ये है। फिर एलोपैथी आया 500-600 साल पहले, उन्होंने सब पे कब्जा कर लिया। आज आप अपने, अगर आपको भगवान ना करे आप बीमार हो जाओ, बुखार हो जाए, तो आप फीवर के लिए पैरासीटामोल फटाक से लोगे ताकि मेरे को अगले मतलब 1 घंटे मेरा आराम हो जाए। ठीक है, पहले लोग कहते थे कि गर्म पानी पियो। अभी तो माइंडसेट यही है कि पैरासीटामोल, लेकिन पैरासीटामोल लेते हुए किसी भी कंपनी ने आज तक ये नहीं बताया कि दुनिया की सबसे वर्स्ट मेडिसिन है जो आपके लीवर को इरिवर्सिबली बाइंड करके लीवर को डैमेज करती है। जो लोग फ्रिक्वेंटली पैरासीटामोल लेते हैं ना कांक्षा जी, उनका लीवर डैमेज हो जाता है। फैटी लीवर की प्रॉब्लम आ गई, लीवर स्टेज 1 है, 2 है, 3 है। तो है, फायदा भी है। अगर आपको शॉर्ट टर्म रिलीफ चाहिए तो नुकसान भी लेना पड़ेगा आपको। कहते हैं ना, कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं है। तो ऐसे ही मेडिसिन का भी कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर शॉर्टकट से आप ठीक हो रहे हो ना, तो उसके टॉक्सिक इफेक्ट आपको लेने ही पड़ेंगे। और ये बात
फार्मा के स्टूडेंट्स को समझनी चाहिए और दूसरे लोगों को समझानी चाहिए। ये हमारा ध्येय है, मानवता की सेवा है ये। तो इस प्रोफेशन में ये एक सिर्फ प्रोफेशन नहीं है, ये एक सेवा भी है कि आप क्या बना रहे हो, उसको कितनी अच्छी क्वालिटी से बना रहे हो, ठीक है, किन लोगों को जाएगा, ये सोच के बनाओ मेडिसिन। आप ये सोच के रिसर्च करो कि ये मेरे घर का, मेरे फादर लेंगे, मेरी मदर लेगी, मेरा भाई बहन बच्चे ये लेंगे, तब इस प्रोफेशन का अच्छा रूप जो है निखर के सामने आएगा। ठीक है। अभी जैसे मैं ये जानना चाह रही हूँ सर कि हम जैसे जितना भी फार्मा फील्ड हमारा है वो जैसे जैसे बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं हम अगर तो अभी नैनो पार्टिकल्स बन रहे हैं या लिपोसोम बन रहे हैं, कई नोवल डोजेस फॉर्म बन रहे हैं। तो आप क्या बताना चाहते हैं, मतलब कि नोवल डोजेस फॉर्म कितनी अच्छी है? देखिए ऐसा होता है कि कोई भी एडवांसमेंट है ना, जैसे जैसे आप किसी भी टॉपिक पे काम करना शुरू करो तो आप परत दर परत उस फाइनल स्टेज तक पहुंच ही जाते हो। लेकिन रिसर्च की सबसे बड़ी खूबी ये है कि उसमें फाइनल टच कुछ नहीं होता। रिसर्च हमेशा रिसर्च रहती है, आप री करो सर्च करो, री करो सर्च करो, दोबारा दोबारा सर्च करते चले जाओ, रिसर्च होती चली जाएंगी। पहले कन्वेंशनल डोजेज फॉर्म थी, फिर अब नोवल ड्रग डिलीवरी आ गया। अब नोवल ड्रग डिलीवरी के आगे क्या है, अब आईटी घुसने स्टार्ट हो गया। आजकल ऐसी मेडिसिन है कि वो बताएंगे कि मैं अभी यहाँ हूँ, चिप सिस्टम, बायोडिग्रेडेबल चिप पे काम आ गया। तो ये सिस्टम है, एडवांसमेंट चलती रहेगी, काम होता रहेगा, है ना। तो सबसे बड़ी बात ये है कि जितनी टेक्नोलॉजी आए, बीइंग ए फार्मा स्टूडेंट हमें सारी टेक्नोलॉजी पढ़नी चाहिए, हमें अवेयर रहना चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए कि ये मेडिसिन आजकल इस मेडिसिन पे काम चल रहा है। और जितने भी हो सके, मेरा कहना है सभी बच्चों को कि जितने हो सके उनको उतने लेक्चर अटेंड करने चाहिए, उतनी कॉन्फ्रेंसेज अटेंड करनी चाहिए। जैसे आपकी पीआरएस एजुकेशनल सोसाइटी भी, आपकी ट्रस्ट भी कॉन्फ्रेंसेज करवाती है। कॉन्फ्रेंसेज में लोग अपने एक्सपीरियंसेस के साथ आते हैं और उन एक्सपीरियंसेस को सुनना। अगर मेरा 20 साल का 21 साल का तजुर्बा है और मैं अपनी बातें अगर आपको बताऊं तो आप ये लगाओ कि 20 साल आगे चले गए आप। तो ये एक फ़ायदा होता है, इसलिए कॉन्फ्रेंसेज होती हैं। तो इनको हमेशा ही ध्यान से सुनना चाहिए, जहाँ भी हो अटेंड करनी चाहिए और कुछ ना कुछ नॉलेज हमेशा गेन करते रहना चाहिए। सर, पॉडकास्ट से पहले मैंने आपके बारे में थोड़ी सी रिसर्च की तो मुझे ये भी पता चला कि आपको बुक लिखने का बहुत अच्छा शौक है, आपने कई सारी बुक्स लिखी भी हैं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपको बुक लिखने की प्रेरणा जो है वो कहाँ से मिली? देखिए आकांक्षा जी, हमारे टाइम में जब हम बुक परचेज करते थे तो बुक टाइटल से नहीं परचेज करते थे, तो ऑथर के नाम से परचेज करते थे। जैसे फार्मास्यूटिक्स की बुक अगर परचेज करनी थी तो हम कहते थे कि लैकमैन की बुक लेनी है। फार्माकोलॉजी की बुक लेनी थी तो कहते थे केडीटी खरीदनी, केडी त्रिपाठी जी की बुक है फार्माकोलॉजी की। तो ऐसे एक मन में भाव था शुरू से ही कि कभी अगर मौका मिला और मैं एकेडमिक्स में गया तो मैं भी बुक लिखूंगा, ताकि लोग ये लगे कि मेरे को नहीं जानते, मेरी शक्ल नहीं जानते, मुझे नहीं जानते, लेकिन नाम जाने। एक कहते हैं ना कि किसी कार्य को करने के लिए ना कोई आपके लिए कोई ना कोई मोटिवेशनल फैक्टर होना ज़रूरी है। तो मेरे अंदर यही था शुरू से कि मैं अच्छी बुक लिखूं, मेहनत करूं। और मैं पिछले 20 साल से बुक लिख रहा हूं। अभी हाल फिलहाल मेरी 20-21 बुक्स हैं और अभी परमात्मा ने चाहा तो इस साल हम करीबन 10 बुक और लॉन्च करेंगे। और उसी बुक के माध्यम से मैं बच्चों तक जाना चाहता हूँ, बच्चे उनको पढ़ें, देखें, समझें। बड़ी ही सिंपल लैंग्वेज में हम काम करते हैं अपनी बुक्स पे। और इसी एक एजेंडा को लेकर हमने पब्लिकेशन स्टार्ट किया, जो 2018 में स्टार्ट किया, नवचेतना पब्लिकेशन। आज वो पब्लिकेशन किसी नाम का मोहताज नहीं है। लोग हमारी बुक्स को पसंद करते हैं, प्यार देते हैं। बहुत से ऑथर हमारे साथ जुड़ गए हैं और कर्मठ ऑथर हैं। ऐसा नहीं है कि कट कॉपी पेस्ट किया और बुक लॉन्च कर दी। तो मेहनत से काम करते हैं और एक अच्छा कारवां हमारा अब शुरू हो चुका है। और मुझे बड़ी खुशी होती है कई बार कि अकेले चले थे, अब कारवां बन गया। जी सर, अभी जैसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि बच्चे जो है एआई की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट चल रही है।
तो मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे बच्चे बुक की तरफ ना जाके वो फ़ोन का यूज़ कर लेते हैं, गूगल पे जाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं रादर देन गोइंग टू द बुक। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि हम ऐसा क्या करें कि बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी हो कि वो पढ़ाई पे मतलब फोकस करें विद बुक्स। देखिए, मेरा मानना ये है कि एआई जो है वो ठीक है, टेक्नोलॉजी कोई भी गलत नहीं होती। टेक्नोलॉजी हम पर हावी ना हो जाए, हमें टेक्नोलॉजी को एज ए टूल यूज़ करना है, हमें उनके लिए टूल नहीं बनना है। दूसरी बात, पढ़ाई, मैं भी कई कॉन्फ्रेंसेज में जाता हूँ, बच्चों से मिलता हूँ, फैकल्टी से मिलता हूँ। मैंने हमेशा ही सुना है कि आजकल सब कुछ अवेलेबल है और एलएमएस पोर्टल बन गया। तो सारी यूनिवर्सिटियाँ क्या है कि भाई किसी की पीपीटी, किसी की प्रेजेंटेशन बुक की सॉफ्ट कॉपी वो अपलोड कर देते हैं कि बच्चों को कंटेंट मिल सके। लेकिन रियलिटी में मुझे लगता है कि बच्चा पढ़ तब सकता जब उसके हाथ में बुक हो, क्योंकि जब वो बुक देखेगा तो सिर्फ वो बुक देख रहा होता है। लेकिन जब फ़ोन में आप बुक देख रहे होते हो तो फ़ोन में आपके सराउंडिंग में और कंटेंट बहुत है। और पढ़ना, कहते हैं कि कोई भी बच्चा हो, है ना, 30 मिनट से ज़्यादा एक टाइम में बुक पे फोकस नहीं कर सकता। और एआई या फ़ोन जिसको आप बोल रहे हो, फ़ोन पे आप जितना भी देखोगे कंटेंट, तो बुक आपकी पीछे रह जाती है, कंटेंट पीछे रह जाता है। आपने कभी फेसबुक चलाया, आपने कभी इंस्टा चलाया, जो भी आप यूज़ करते हो, तो उससे फोकस्ड नहीं रहा। तो मेरे को लगता है कि अगर आपको एजुकेशन में या पढ़ाई को लेकर अगर फोकस होना है ना, तो आपको बुक की तरफ आना पड़ेगा। और मेरा सबसे आह्वान भी यही है कि आप बुक्स पढ़ें, आप ज़्यादा फ़ोन के चक्कर में ना रहें। फ़ोन इतना भी अच्छा नहीं है कि जिसको देख के आपकी नॉलेज बढ़ जाए। वो अच्छी बात है, पहले हम लोग सर्च करते थे तो हमें दूर दूर से कंटेंट मिलता था। आजकल आपकी पॉकेट में है कंटेंट, बट उसको यूटिलाइज कैसे करना है ये भी पता होना चाहिए, है ना। पेन है, क्या लिखोगे, गाली लिखोगे कि श्लोक लिखोगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मेरा मानना है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स पढ़नी चाहिए, अच्छे कंटेंट की बुक पढ़नी चाहिए और नॉलेजेबल बुक पढ़नी चाहिए। सर, जैसे मैंने ये भी देखा कि आपका रिसर्च में बहुत सारा काम है, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि अभी के टाइम पे हम रिसर्च में क्या कर सकते हैं। देखिए आकांक्षा जी, जो रिसर्च है वो पहली बात तो बाउंडेड नहीं होती कभी भी। हम कहते हैं कि हम फार्मा के स्टूडेंट्स हैं तो हमें फार्मा में रिसर्च करनी चाहिए, है ना। आयुर्वेद हमारे नहीं है, हमें पढ़ाया नहीं जाता तो आयुर्वेद को हम ना पढ़ें, ऐसा कहीं कोई बैरियर है नहीं। जब भी आप किसी भी रिसर्च की तरफ जाते हो तो आपको आपकी सारी दिशाएं खुली रखनी चाहिए। और मैक्सिमम रिसर्च की अगर मैं बात कहूँ, भारत एक ऐसा देश है जहाँ इतनी अपॉर्चुनिटी है स्पेशली फार्मा को लेके कि हम लोग कम पड़ जाएंगे, हमारी रिसर्चेज पूरी नहीं होंगी। इंडिया ही वो अपॉर्चुनिटी दे सकता है। बाहर के देशों में जो हर्ब होती नहीं ना, वो उन पे भी काम करते हैं और वो यहाँ से मंगवाते हैं। हमारे पास वो है, हम फिर भी काम नहीं कर रहे। सिर्फ लैकुना क्या है कि हमने पढ़ना बंद कर दिया, हमने सर्च बंद कर दी। और सर्चिंग बार बार करोगे तो रिसर्च होगी, अदरवाइज सर्चिंग ही रह जाती है, रिसर्च नहीं बन सकती। तो आपको कंटेंट इकट्ठा करना है, बशर्ते आपके मन में एक भाव होना चाहिए कि आप रिसर्च क्यों कर रहे हो। क्या मुझे पीएचडी करनी है, थीसिस लिखनी है, इसलिए रिसर्च कर रहा हूँ, या मुझे एक ऐसी रिसर्च करनी की जिसको लोग सुने कि मैं कर क्या रहा हूँ। मुझे एक नई कोई भी टेक्नोलॉजी यूज करनी है तो टेक्नोलॉजी बुरी नहीं है। अगर हमने एलोपैथी ने या हमारी एलोपैथिक फार्मा ने इतने इंस्ट्रूमेंट्स हमें दिए तो उन इंस्ट्रूमेंट्स का यूज कीजिए, लेकिन कन्वेंशनल लेवल पे जाके इंडियन नॉलेज सिस्टम को समझोगे तो आपको सच में लगेगा कि इंडिया जैसा देश नहीं है और यहाँ जितनी रिसर्च कहीं भी नहीं है। तो मैंने जब अपना टॉपिक शुरू किया, मैंने कन्वेंशनल से काम शुरू किया, टैबलेट कैप्सूल सब पे काम किया। बाद में मुझे एक बात फील हुई कि हमने कभी हर्ब्स को समझा ही नहीं। मैं जहाँ कार्यरत हूँ बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी में, वहाँ आयुर्वेदिक कॉलेज है। तो मैं आयुर्वेदिक जो कॉलेज के हमारे टीचर्स हैं, मैं उनके साथ, प्रोफेसर्स के साथ बैठता था, उनसे डिस्कस करता था। वात पित्त कफ हमें नहीं पढ़ाया जाता, हमें पता ही नहीं है,
एक फार्मा बच्चे को नहीं पता कि वात क्या है, पित्त क्या है, कफ क्या है। ठीक है, यूट्यूब पे सुन लिया होगा, कहीं सुन लिया होगा, लेकिन उसको नॉलेज नहीं है। दूसरी बात कि जो डिजीज है, जब एक इंसान को एक डिजीज हुई, दूसरे इंसान को सेम इंटेंसिटी की डिजीज नहीं हो सकती। डिजीज का नाम सेम है लेकिन डिजीज सेम नहीं हो सकती। इसलिए जो रिसर्च का कंसेप्ट है ना, वो भी आपकी डिजीज टू डिजीज वेरी करता है। एलोपैथी आपको कहती है कि ये एक टैबलेट है, ये एक टाइप की एक पूरी क्लाइंटेल की जितने भी लोग हैं, पेशेंट हैं, उन पे काम करेगी। आयुर्वेद कभी नहीं कहता। तो एक रिसर्च का बहुत प्यारा टॉपिक है। तो उसने मुझे बड़ा प्रेरित किया, उस बात को लेके मैंने काम शुरू किया हर्ब्स पे। सबसे पहले मैंने कॉस्मेटिक्स पे काम शुरू किया। फेस वॉश है, मैंने एक मेरे किसी प्रोफेसर मित्र से पूछा कि ऐसा कौन सा, एक ये बड़ी जानकारी लेने वाली बात है कि हम प्रिजर्वेटिव यूज़ करते हैं और हमें हमेशा कहा गया है कि प्रिजर्वेटिव बॉडी के लिए ठीक नहीं है, फिर भी हम यूज कर रहे हैं। लाइफ टाइम बढ़ाना है, लाइफ टाइम बढ़ाने के लिए। वो नहीं चाहते कि भी प्रोडक्ट खराब हो, सेल्फ लाइफ इंक्रीज करना है। बट जो हमने प्रोडक्ट की सेल्फ लाइफ तो इंक्रीज कर दी, लेकिन उस प्रिजर्वेटिव ने हमारी इम्यूनिटी को स्प्रेस कर दिया। तो मैंने उनसे पूछा कि आयुर्वेद में क्या डालते हो अब अगर आपको फॉर्मुलेशन को प्रिजर्व करना है तो कहते हैं कि सर अगर हम मान लो फेस वॉश बनाते हैं तो आज तक कोई प्रिजर्वेटिव हमें मिला ही नहीं। रीठा आपने सुना होगा, रीठा को आयुर्वेद में कहते हैं कि एक प्रिजर्वेटिव ही है। लेकिन रीठा की आज तक पोटेंशियल कोई काउंट ही नहीं कर पाया। तो अब एडवांसमेंट के टॉपिक इतने हैं कि अगर आपको एक पॉइंट को लेके ललक लग जाए कि नहीं यार मेरे को सर्च करना है, अब आप उसको एआई के माध्यम से सर्च कर लो या आप पूरी की पूरी यूट्यूब खंगालो, आपको प्रमाण नहीं मिलेंगे उसके। तो आपको कहीं ना कहीं कंपैरेटिव स्टडी में जाना पड़ेगा और वही रिसर्च है कि आपकी बॉडी के लिए क्या ठीक है। हमारे यहाँ हल्दी का, चंदन का उपटन बनाते थे लोग, माताएं बहनें वही लगाती थी, है ना। आजकल दुनिया भर की क्रीमें आ गई, उपटन के नाम से आ गई, उपटन के नाम से ही ब्रांड, क्योंकि उपटन है। अब उपटन आज के बच्चे को नहीं पता, पुराने लोगों को पता है। अब जो क्रीम्स आप लोग यूज कर रहे हो अपनी स्किन के लिए, आपको नहीं पता कि जितनी स्किन के डिसऑर्डर अब हुए हैं इन प्रोडक्ट्स की वजह से, पहले नहीं थे। तो रिसर्च आपकी थिंकिंग है, आप क्या सोच के काम कर रहे हो और किस एंड रिजल्ट तक आप उसको लेके जाना चाहते हो। अगर आप एक पॉइंट भी पकड़ लो तो आपके लिए सारी जिंदगी आपकी छोटी है उस रिसर्च को करने के लिए। तो रिसर्च एक एडवांसमेंट है, करते चले जाना चाहिए। जो टेक्नोलॉजी हमें मिलती है उसको यूटिलाइज करो, उस टेक्नोलॉजी के हमें अंडर नहीं रहना, उसको अपने अंडर रख के काम करना है। तो एआई आपके लिए बेस्ट है कि आपके पास हज़ारों रेफरेंस आ जाएंगे। पहले वो रेफरेंसेज हम ढूंढते थे, फिजिकली जा के कहीं से पेपर का पब्लिकेशन जो होते हैं उनके प्रिंट आउट लेते थे, उनको पढ़ते थे। आज बच्चा नहीं पढ़ सकता। आप कितना मोबाइल टाइमिंग में पढ़ सकते हो, मेरे को नहीं पता कि कोई बच्चा 10 पेज दिन में पढ़ दे मोबाइल पे, मेरे को नहीं लगता। लेकिन एक बच्चा बुक पढ़ना चाहिए तो 20 पेज भी पढ़ देगा, इंटरेस्ट बनेगा 30 पेज भी पढ़ देगा, 40 पेज भी पढ़ देगा, वो बच्चे के ऊपर डिपेंडेंट है। तो टेक्नोलॉजी है, लेकिन बुक सबसे बेस्ट माध्यम है। तो बुक्स के हमेशा टच में रहना चाहिए। और मैं ये कहता हूँ कि जो बच्चा है ना, कोई स्टूडेंट है, वो ये टेक्नोलॉजी अपना ले, वो मोबाइल यूज करे कितना भी, लेकिन पढ़ने की आदत बुक से ही डाले, क्योंकि बुक ही है जो उसको अल्टीमेटली वो पंख देगी जो वो उड़ पाएगा। अदरवाइज मेरे को नहीं लगता कि मोबाइल आपको पंख दे दे। मोबाइल आपकी नॉलेज बढ़ा देगा, लेकिन नॉलेज भी एआई भी तो आपको वही कलेक्ट करके देगा जो ऑलरेडी हमने फीड कर रखा है। मैंने गलत बात फीड कर रखी है, आप गलत सीखोगे। लेकिन बुक्स वेरिफिकेशन है, बुक लिखने में बहुत जोर लगता है, उसके लिए बहुत एक्सपोनेंशियल एक्सपोजर चाहिए। लोग 20 किताबें पढ़ते, 30 किताबें पढ़ते, तब जाके एक बुक निकलती है। कोई अपने आप से नहीं बुक बनाता, वो पढ़ता है, अपनी नॉलेज को एक्सप्लोर करता है, जो उसको फील होता है वो अपनी लैंग्वेज में लिखता है। अब किसकी लैंग्वेज किसको कैसे लगेगी वही उससे अटैच हो जाता है। तो मेरे को लगता है कि ऑथर होना एक अच्छी बात है। और मेरा सबसे आह्वान भी है फैकल्टी मेंबर से फार्मेसी के कि मैक्सिमम लिखिए, बच्चों के लिए अच्छा रहेगा।
जैसे हम बात करें सर रिसर्च की, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर आप रिसर्च के लिए जा रहे हो तो क्या क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए कि हम अपने रिसर्च को सही तरीके से कर पाएँ? देखिए, जितना भी आजकल रिसर्च की बात करें, सारे लोग जो मैक्सिमम आजकल पीएचडी करते ही हैं, या हमारे मास्टर्स में भी प्रोजेक्ट है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले करते हैं हम लिटरेचर सर्च, जिसका लिटरेचर जो है वो पूरी रिसर्च की फाउंडेशन है, बेस है। अब बच्चे के पास लिटरेचर नहीं है तो रिसर्च हो ही नहीं सकती। और रिसर्च आएगी कब, जब आप लिटरेचर मैक्सिमम सर्च करोगे और अच्छा लिटरेचर सर्च करोगे, रेफरेंस पे जाओगे, आपको वो चीज़ मिलेगी। तो सबसे पहला काम है कि जब भी आपको कोई भी रिसर्च शुरू करनी है, और ऐसा नहीं है कि पीएचडी के लिए रिसर्च करनी है, आप अपने पर्सनल एक्सपोजर के लिए भी रिसर्च कर सकते हो, अपने घर के लिए कर सकते हो। आपको पता है ना कि मेरे को ये सब्जी बनानी है 5 लोगों के लिए, तो कितनी हल्दी डालनी है, तो फार्मूला थोड़ी बनाया आपने, नहीं बनाया। कभी आपने किया कि भाई मेरे को 5 ग्राम हल्दी मैं डालूंगी इतनी सब्जी बनेगी, 1 किलो या 2 किलो, नहीं बनाया ना। ये क्या है कि जब आपका माइंड इतना ट्रेंड हो जाता है ना, तो फार्मूलाज अपने आप बनते हैं, टेस्ट के अकॉर्डिंग बनना शुरू हो जाते हैं, इफेक्टिविटी के अकॉर्डिंग बनना शुरू हो जाता है। तो जो रिसर्च है, रिसर्च की फाउंडेशन है मैक्सिमम एक्सपोजर। किसी से सुन के आप बात कर सकते हो, देख के कर सकते हो, अच्छे लिटरेचर को पढ़ के कर सकते हो, अपने सीनियर्स को देख के कर सकते हो, उनके लिटरेचर को पढ़ो, उनकी बुक्स को पढ़ो, और मैक्सिमम जब आपकी फाउंडेशन तैयार हो जाए, एक टॉपिक अपनी लाइफ में बीइंग ए फार्मा स्टूडेंट अपना लो कि मेरे को इस टॉपिक पे ही काम करना है और यहाँ तक जाना। ज़रूरी नहीं 1000 टॉपिक को हाथ लगाओ, एक पे काम करो, अच्छा करो, जो आप करके जाओगे कल के लिए वो किसी के लिए रिसर्च हो जाएगी, फिर वो आगे उसमें कुछ जोड़ता चला जाएगा। तो ये कंटिन्यूस रिले रेस है ये। तो एक ना एक दिन हम उस मुकाम पे होंगे जहाँ वो प्रोडक्ट अपनी सही शेप लेगा और सबके लिए अच्छा होगा। जी सर, जैसे कि आप हर्बल मेडिसिन के बारे में बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं और मतलब आपका इंटरेस्ट है उस तरफ, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप कोई ऐसे हमें होम रेमेडीज़ बताएं जो जनरली हम नॉर्मल फीवर के लिए या जो हमें जनरली चीज़ें हो जाती हैं उसके लिए हम अपने घर पे ही उसको करके ठीक हो जाए, रेदर देन हम किसी मेडिसिन पे जाएं। देखिए, ऐसा है, जो भी रेमेडी हम यूज करते हैं या हमने अपने बुजुर्गों से सुनी है, हमने उनकी बातों को कभी सीरियसली लिया ही नहीं। हमने क्या किया कि बिना बात की बातें हैं, ऐसा थोड़ी होता है। क्योंकि आज का युग इतना फास्ट है और कलयुग है, टेक्नोलॉजी का युग है, और रेमेडीज टेक्नोलॉजी नहीं है। जो ज़मीन ने पैदा करना है, ज़मीन ने उतनी ही ताकत से उसको पैदा करना है, उसको यूज कैसे करना है, जिन लोगों को उनकी परख थी, तो वो लोग जानते थे कि हमें कितनी मात्रा में कैसे और क्या यूज करना है। अब फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ पे दुनिया भर की रिसर्च चली हुई है। आप बताइए कौन सी मेडिसिन है जो डायबिटीज़ को ठीक कर सकती है, आपको लगता है? नहीं, वैसे तो नहीं सर। कितनी मेडिसिन ऐसी हैं जो आपको लगता हो कि हार्ट की में यूज होंगी, कार्डियो में, और हार्ट को बिल्कुल ओके कर देंगे? कितनी मेडिसिन ऐसी हैं जो लीवर के लिए टॉनिक बनाए जा रहे हैं कि लीवर को दुरुस्त कर देंगे? ऐसा लगता है? ये हिट एंड ट्रायल मेथड है कुछ नहीं। बात क्या है कि जो बिलीफ सिस्टम है ना हमारा जो पहले का कल्चर है, इंडियन नॉलेज सिस्टम जो है वो बहुत साउंड है। सबसे पहले हमें बिलीफ क्रिएट करना पड़ेगा कि हमें ये लगे कि ये मेडिसिन है, मेथी है, मेथी दाना है, वो मेडिसिन है कि नहीं है? जीरा है, मेडिसिन है कि नहीं है? धनिया है, मेडिसिन है कि नहीं है? प्याज है, मेडिसिन है कि नहीं है? रामदेव जी ने दृष्टि में डाल दिया प्याज का रस, और दृष्टि होगी। बिलीफ सिस्टम के साथ काम किया ना, और वो असर भी दे रही है। अब आप एलोपैथी में चले जाओ, भाई आपको आइसोटोनिक प्रेशर इसका इतना चाहिए, पीएच इसकी इतनी होनी चाहिए, ये इसकी फॉर्मुलेशन बनेगी, 1 महीने तक इसको यूज कर सकते हो, उसके बाद फेंक देना है क्योंकि इसमें प्रिजर्वेटिव की मात्रा बहुत कम है, ये टॉक्सिक हो सकता है आँख के लिए, है ना। बिलीफ सिस्टम है तो कुछ भी टॉक्सिक नहीं लगता। तो क्रिएटिविटी जो है ना फॉर्मुलेशंस की, वो
हमारी सराउंडिंग में ही इतनी है कि हमें रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ उसको समझना है। और ये भी नहीं है कि कोई पीएचडी आदमी ही पीएचडी वाले को बता सकता कि ये कर ले। हाँ जी। एक अनपढ़ आदमी भी आपको बता देगा कि इसका ये काम है, ये हकीकत है। हल्दी हमारे घर में ओल्ड लोग हो गए, जितने ओल्ड लोग हैं, पहले क्या करते थे, दूध में, गर्म दूध में हल्दी मिला के पिलाते थे। कहीं गुम चोट लग गई, मसल्स पेन है, ठीक है, आप मोबिजोक्स आ गया, मसल रिलैक्सेंट है, हल्दी को हमने छोड़ ही दिया कि वो मसल रिलैक्सेंट भी हो सकती है। इनर कहीं किसी को चोट लगी, अंदरूनी चोट है, हल्दी पिलाते थे लोग, क्या ठीक नहीं होते थे वो? मोबिजोक्स नहीं था उस टाइम, तो कौन सा अपनी बीमारी को लेके मर गया? नहीं, वो है ना ठीक। बिलीफ सिस्टम के साथ अगर आप काम करोगे तो आपको लगेगा फायदा मिलेगा, ये मानना है मेरा। और आज नहीं देर सवेर, और अब तो ये प्रचलन बढ़ गया है, आपको बताऊं कि आयुर्वेद दोबारा आ रहा है और गवर्नमेंट भी इस पे फोकस कर रही है। आयुष मंत्रालय बहुत रिच हो चुका है इस मामले में कि काम हो और काम जेन्युइन होना चाहिए, लेकिन पता नहीं लोग कब समझेंगे। और ये मेरा मानना है कि समझेंगे, आएगा वो टाइम भी कि दोबारा से हम आयुर्वेद की पद्धति पे चल भी पड़ेंगे। मैं हूँ तो फार्मेसी का स्टूडेंट, लेकिन मैं फिर भी ये कहता हूँ कि मल्टी डिसिप्लिनरी हुए बिना आप रिसर्च नहीं कर सकते। अगर आप फोकस करो कि मैं फार्मेसी में हूँ और मुझे एलोपैथी में ही काम करना है, वो अलग बात है, लेकिन आपको नॉलेज हर पहलू की होनी चाहिए। या होम्योपैथी हो, उसकी नॉलेज होनी चाहिए, उनकी डोजेज फॉर्मुलेशन क्या है, आयुर्वेद की डोजेज फॉर्मुलेशन क्या है, इलेक्ट्रो होम्योपैथी की फॉर्मुलेशन क्या है, एलोपैथिक की क्या है। तो आपको सबका मिला जुला रूप पढ़ना चाहिए, आपको पता होना चाहिए क्या है। आप जिस दिन पढ़ जाओगे रिसर्च आपकी कामयाब होगी, ये मेरी गारंटी है आपको। सर मैंने, और मतलब जब अभी कैमरे के पीछे हम बात कर रहे थे तो मुझे पता चला कि आप अपने कॉलेज में प्रेसिडेंट भी थे, तो मैं इसके बारे में स्टोरी जानना चाहती हूँ कि आप प्रेसिडेंट कैसे बने, और मतलब आपका क्या रुझान था उधर पढ़ाई की तरफ, या आप सिर्फ कल्चरल में ही ज़्यादा एक्टिव थे? मैं आपको सच बताऊं तो ये एक रहस्य की बात है कि मैं इंटेलेक्चुअल तो था, लेकिन पढ़ाई ज़्यादा नहीं करता था, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैंने अपने यूनिवर्सिटी टाइम में डिग्री मास्टर्स में, मेरे टीचर्स भी सुन रहे होंगे, मेरे साथ वाले भी, सीनियर जूनियर भी जो मेरे को जानते हैं, उनको पता कि मैं ज़्यादा सा पढ़ाई को लेके इतना अवेयर नहीं था। हाँ, कल्चरल कहते हैं ना कि कोई ना कोई एक हिडन टैलेंट होता है, और मेरा वो एक्सप्रेसिव टैलेंट था, तो मैं कल्चरल में ही ज़्यादा था और मुझे लोग जानते भी उससे थे। और मुझे अच्छा लगता था स्टेज पे रहना, लोगों के बीच में रहना, वाहवाही लूटना, जितना विधाता ने लिखा उतना लिया। लेकिन एक ओरिएंटेशन जब बनती है ना कोई आदमी की लाइफ में एक फेज आता है, जब आदमी ट्रांसफॉर्म कर जाता है अपने आप को, तो मेरी भी ज़िंदगी में ऐसे ही फेज आया। मेरे को इंटरेस्ट तब क्रिएट हुआ कि यार हमारा जो फार्मेसी फील्ड है ना, ये पढ़ाई लिखाई का फील्ड नहीं है, ये सोचने का फील्ड है। इसमें कोई नहीं पूछेगा। फॉर एग्जांपल मान लो हिस्ट्री पढ़ते हो आप, बाबर कब आया, कब पैदा हुआ, डेट है, फिक्स है। इसमें आपको कोई फिक्स कुछ भी नहीं है। फार्मा में कुछ भी फिक्स नहीं है। आज आप पढ़ रहे हो सकता है 2 महीने बाद वो चेंज हो जाए। बेसिक कंसेप्ट तो सबके सेम है। जो बेसिक कंसेप्ट आप लोग सुनते हो, पढ़ते हो, वो डे टू डे लाइफ में हम करते हैं और वही पढ़ते हैं। लेकिन जब टेक्निकली हम उसको पढ़ते हैं ना, हमें यही नहीं पता लगता कि हमने क्या पढ़ा। फॉर एग्जांपल डिफ्यूजन क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है। वर्ड तो हैवी है, लेकिन वो डेली डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमारी घर में ही चल रहा होता है। सुबह पानी चलाते हैं टंकी में, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। सिंक कंडीशन क्या है, सिंक भी यूज करते हैं, टैप भी यूज करते हैं, पानी चलाते हैं, भाई टैप जो सिंक है वो भरेगा नहीं, पानी निकलता रहेगा जिस स्पीड से आएगा, ये सिंक कंडीशन है। लेकिन जब बच्चा बुक में पढ़ता है ना उस सिंक कंडीशन को, वो ये भूल जाता है कि तूने टैप चलाई है सुबह। जब कोरिलेट करके बच्चा पढ़ेगा तो उसके कंसेप्ट क्लियर होंगे, और बेसिक कंसेप्ट ब्रह्मांड में एक जैसे हैं, वो सबके लिए समान है, तो इसमें सब्जेक्ट की कोई मर्यादा है नहीं। इंटेलेक्चुअल कंसेप्ट ये है कि वहाँ आप बार बार रिसर्च कर सकते हो। जितना पढ़ोगे आपका माइंड जितना खुलता चला जाएगा ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप कुछ सीखोगे। डे टू डे लाइफ में अगर आपने डेली एक आदत, एक कंसेप्ट भी सीखा, तो 365 तो कंसेप्ट ही नहीं होते किसी में,
तो आप 1 साल में मास्टर्स हो जाते हो, बशर्ते आपकी लगन कैसी है। तो बच्चों से मेरा कहना है कि आजकल बच्चे पढ़ना जो बंद कर दिया उन्होंने, और एआई के टूल पे आ गए या मोबाइल देख रहे हैं, क्लासेज में टीचर पढ़ाते हैं तो उनको सीरियसली ना सुनना, इससे टीचर्स पे भी फर्क आया है। टीचर्स ने पढ़ाना बंद कर दिया है, वो भी टाइम पास करते जैसे बच्चे टाइम पास करते, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सिस्टम है और हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है। खाने के लिए न्यूट्रास्यूटिकल फूड, अब तो गवर्नमेंट भी इनकी एक्टिविटीज़ को बहुत फास्ट कर रही है। मिलावट ही मिलावट, मिलावट ही मिलावट, क्या होगा? दवाइयों में मिलावट, जिसको आदमी बड़े भरोसे से लेता है। कहते हैं ना कि एक अच्छा डॉक्टर हो तो आधी बीमारी वो वैसे ही ठीक कर देता बातों में। तो इसका मतलब क्या है? बिलीफ सिस्टम, कि मेरे को उस डॉक्टर की दवाई लगेगी, ये बिलीफ सिस्टम है। तो पहले बिलीफ होना, फिर उस पर काम करना। तो अपने बिलीफ सिस्टम को ठीक करो, अपनी चिप को ठीक करो। आपकी रेडिएशंस, आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर सही ढंग से गई तो आप अच्छे स्टूडेंट रहोगे हो, और सारी ज़िंदगी आप अच्छे रहोगे। अगर आपने बिलीफ सिस्टम नहीं है, मैं क्लास में तो आया हूँ लेकिन मुझे एक डिग्री चाहिए, पढ़ना नहीं है, तो बिलीफ ही नहीं है, तो आप क्या करोगे? तो सबसे बड़ी बात है कि आपको निरंतर पढ़ना चाहिए और निरंतर रिसर्च में होना चाहिए, और हमेशा टॉप के बारे में सोचना चाहिए। जब टॉप के बारे में सोचो, कुछ ना कुछ उसकी तरफ बढ़ोगे तो एक मुकाम आप हासिल कर ही लोगे, परमात्मा आपके साथ रहेगा, ये सच्चाई है। यही सर, मैंने जैसे आपने ये भी बताया कि आप गेट क्वालिफाइड हैं, तो ये तो बहुत बड़ी बात है सर। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपका क्या मंत्रा था उस टाइम पे कि जब आपने वो क्वालिफाई किया है, और अभी के बच्चों को आप क्या कहना चाहते हैं जो भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि मैंने जब से मैं इस प्रोफेशन में हूँ, 21 साल हो गए मुझे इस प्रोफेशन में, मैंने करीबन 12 साल गेट की कोचिंग दी है। लोग बताते नहीं ये चीज़ कैसे है क्या नहीं है, मैं आपको अपनी जर्नी बता रहा हूँ। और मैंने दिन रात मेहनत की है, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं या मेरे साथ वाले हैं ये वो बात बता दे, और मैं स्टिल आज भी 13-14 घंटे पढ़ता हूँ। आज भी ऐसा नहीं है कि मैं कोई इतिहास हूँ, मैं प्रेजेंट में रहता हूँ, दूर नहीं रहता, रोहतक में हूँ, बाबा मस्तनाथ में हूँ, मैं आज भी पढ़ता हूँ। और मेरा मोटिवेशन सिर्फ खुद के लिए एक ही होता है कि मेरे को पढ़ना है, मेरे को कुछ सीखना है, मैं डेली सीखना चाहता हूँ। और ऐसा नहीं मैं फार्मास्यूटिक्स का स्टूडेंट हूँ कि मेरे को कोलॉजी नहीं आती या केमिस्ट्री नहीं आती या कोग्नोसी नहीं आती। कोग्नोसी को भी मैं इतने चाव से पढ़ता हूँ कि मेरे को हर्ब्स पे काम करना है। फार्माकोलॉजी को इतने चाव से पढ़ता हूँ कि मुझे जानना है कि कौन सी ड्रग कैसे काम करेगी। तो जब तक, फिर वही बात है, जब तक आपके अंदर एक ललक नहीं होगी ना सीखने की, तो आप पढ़ नहीं पाओगे। मेरा इतना सा मानना है। तो जब भी जो बच्चे हैं, अगर उनको तैयारी करनी है, जीपैट की तैयारी करनी है, ड्रग इंस्पेक्टर के टेस्ट की तैयारी करनी है, तो उनको अपने बेसिक्स क्लियर करने ही पड़ेंगे। जितने आपके बेसिक्स क्लियर होंगे, आप अच्छे से अच्छा इन्वॉल्वमेंट दे पाओगे, और जब आपका एक फाउंडेशन तैयार हो जाएगी, उसके बाद आपके टेस्ट को कोई नहीं रोक सकता, ये गारंटी है। और बहुत मुश्किल नहीं है, आप 1 साल में एक अच्छे लेवल के फार्मासिस्ट बन सकते हो पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये बहुत ज़रूरी है। तो आपको निरंतर पढ़ना है। हो सकता है किसी की लिमिट 2 घंटे पढ़ने की हो, किसी की 4 घंटे पढ़ने की हो, कोई 10 घंटे पढ़ता हो। आपने किताब खोल के रख ली, 10 घंटे देखा कुछ नहीं, उसमें मोबाइल छुपा के देख रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं। आप आधे घंटे किताब पढ़ो, एक कंसेप्ट नहीं आ रहा आज मुझे है ना, इसके बारे में क्लियर करना है, उतना ही करो जितना आपकी आत्मा, जितना आपका शरीर, जितना आपका कर्म मांगता है, आप करो, फिर रिजल्ट देखो। बहुत ही अच्छी बात बोली सर आपने कि हमें उतना ही करना है जितना हम कर पाएं, बिल्कुल। क्योंकि एक्स्ट्रा करके भी कोई फायदा है नहीं जब हमारा मन ही नहीं लग रहा होगा उधर। मैं फिर आपको इसी बात पे कहना चाहूँगा कि आपको एक्स्ट्रा नहीं करना है, आपको निरंतर करना है, लगातार करना है। आप आधे घंटे पढ़ो, लेकिन डेली आधे घंटे पढ़ो। वो जिस दिन आप एक टाइम के बाद, कहते हैं कि ब्रेन भी एक्सेप्ट करता है अगर कोई एक्टिविटी आप 21 दिन तक करते हो। अगर आप 21 दिन तक आधे आधे घंटे बैठ के पढ़ गए, जो बिल्कुल नहीं पढ़ते, मैं भी नहीं पढ़ता था, इसमें कोई बात अतिशयोक्ति नहीं है और कोई गलत भी नहीं है। फेज होता है आदमी का, किसी टाइम पे वो किसी जोन में होता है, किसी टाइम पे किसी जोन में होता है। आप 21 दिन तक अगर आधा आधा घंटा पढ़ गए तो नेक्स्ट डे आप उसको 45 मिनट भी कर जाओगे, 1 घंटा भी हो जाए, आपको पता ही नहीं लगा। और जिस दिन आपकी आदत में शामिल हो गया,
उस दिन आपको ये भी नहीं पता लगा आपने 10 घंटे कब निकाल दिए पढ़ के। बस बिलीफ और निरंतर प्रयास, छोड़ना नहीं है। छोड़ दिया तो फिर शुरू मत करो, फिर वो करो जो आपको अच्छा लगे। या तो करो मत, करो तो फिर उसको निरंतरता से करो, और निरंतरता ही रिसर्च है। एज अ डीन और हेड सर, मैं चाहती हूँ कि आप अपनी फैकल्टीज़ को एक मैसेज दें कि वो कैसे बच्चों के अंदर ज़्यादा क्यूरियोसिटी लेके आएँ कि वो फार्मेसी को मतलब सीरियसली लेके पढ़ें और एज अ बर्डन नहीं। देखिए, मैं आपको बताऊं कि जहाँ तक मेरी फैकल्टी की बात है, मेरी फैकल्टी वही है, अतिशयोक्ति नहीं, बहुत अच्छी है। और वो काम करते हैं, जैसे हम बुक भी करते हैं तो मेरी फैकल्टी इन्वॉल्व है उसमें, जैसे आप लोग करते हो मिलके, तो वो अपना काम करते हैं, ऐसा नहीं है। बच्चे भी ठीक है, सब ठीक है। बस कई बार क्या होता है ना कि आप किसी को पढ़ा नहीं सकते, आप खुद पढ़ सकते हो। हमारी गलती क्या रहती है कि हम दूसरे को चेंज करना चाहते हैं। खुद चेंज हो जाओ, दूसरा अपने आप ही चेंज हो जाएगा। तो ये सभी के लिए, सभी टीचर्स के लिए, कि वो है तो प्रोफेशन में ना, टीचिंग प्रोफेशन में। और टीचिंग में क्या पढ़ाएंगे? बुक्स, बुक्स मतलब सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट की नॉलेज अगर मेरे को है तो मैं कॉन्फिडेंटली क्लास में जा पाऊंगा और मैं उनको टैकल भी कर जाऊंगा। किसी ने मेरे से कुछ पूछना हो, मैंने पढ़ा होगा तो मैं बता पाऊंगा। अगर मैंने पढ़ा ही नहीं होगा तो मैं क्या बताऊंगा? फिर वो ये टू वे कम्युनिकेशन है इसमें। अगर हम दोनों बात कर रहे हैं ना, ये टू वे कम्युनिकेशन है। अगर मैं अपनी बात करने शुरू कर दूं, आप अपनी करनी शुरू कर दो, तो कभी भी चैनल मैच ही नहीं करेगा। तो टीचिंग बहुत इंटरेक्टिव फील्ड है और इससे बेस्ट फील्ड मैं नहीं मानता, क्योंकि टीचर जज भी प्रोड्यूस कर सकता है, रिसर्चर भी प्रोड्यूस कर सकता है, वकील भी प्रोड्यूस करता है, डॉक्टर भी। लेकिन कोई भी एक डॉक्टर, कोई भी एक जज, एक टीचर प्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो बड़ा नोबल प्रोफेशन है और इसकी गरिमा को हर आदमी को समझना चाहिए। बच्चों को भी समझना चाहिए कि अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करें, और टीचर्स को भी समझना चाहिए कि आने वाला भविष्य आप लोगों के सामने बेंचेस पे बैठा है। तो मेरा मानना है कि टीचर जैसा कोई नहीं है, गुरु गुरु होता है, बाकी सब बात की बात है। बहुत अच्छी बात बोली सर आपने। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर हम बात करें, जैसे अभी हमने सारी बुक्स की बात कर ली कि इट्स लाइक थ्योरी, तो मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे फार्मेसी तो हमारा पूरा प्रैक्टिकल पे भी बराबर फोकस करता है, तो आप प्रैक्टिकल को कैसे देखते हैं कि बच्चा उसमें कितना इंटरेस्ट ले रहा है? देखो, ऐसा है, प्रैक्टिकल का सिनेरियो प्रैक्टिकल आता है जी एक्सपोजर से। हमारे टाइम में होता था कि आपको विजिट करवाते थे, इंडस्ट्रियल विजिट, वो करिकुलम में तो अभी है पीसीआई के। बच्चा पढ़ता है कि हाउ टू मेक ए टैबलेट, लेकिन उसने टैबलेट मशीन नहीं देखी, तो टैबलेट कैसे बनेगी? अब बच्चा अगर आंखों से, क्योंकि विजुअलाइजेशन की पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, अगर बच्चे को ये पता लगे कि बेटा ये एक टैबलेट मशीन है, यहाँ इससे हार्डनेस सेट होगी, ये इसका होपर है, यहाँ से पाउडर आएगा, इसका ऐसे ब्लेंड बनता है, ऐसे ग्रैन्यूल बनता है, अगर वो एक प्रोसेस को देख ले तो पढ़ना मेरे को लगता है 90% उसके लिए आसान हो जाता है। फिर उसको 10% मेहनत करनी पड़ती है, विजुअलाइजेशन याद रहेगी। अब बच्चे ने मशीन देखी नहीं, अब बच्चा देख क्या रहा है? बुक में कुछ समझ में नहीं आ रहा, उसको पता नहीं कि मशीन की किस पेज को मैं घुमाऊं कि हार्डनेस तैयार हो जाए। बच्चा पढ़ रहा है, कैप्सूल पढ़ रहा है, कैप्सूल का पता नहीं उसको कैसे बनता है, कैप्सूल मशीन कैसी होती है। अब जिसको अगर कुछ भी है, तो इसीलिए मेरा मानना है कि जितने बच्चे हैं फार्मा के, जितने टीचर्स हैं, एकेडमिक और इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन बहुत ज़रूरी है। बच्चों को विजिट करनी चाहिए, ज़रूरी नहीं कोई कहे तब जाओ, खुद के इंटरेस्ट से जाओ, इंडस्ट्रीज में जाओ, देखो, तो उनको लगेगा कि यार ये तो बहुत आसान है। और ये सच में है। कई बार हम जो पढ़ते हैं ना, वो आसान नहीं होता, उसको समझने में दिमाग इतना लग जाता है कि, लेकिन आप किसी को दिखा दो, आप बच्चे को हाथी दिखाओ, देख लेगा वो हाथी, और जब उसको पिक्चर में दिखेगा, कायदे में हाथी दिखेगा, तो बता देगा हाथी है, क्योंकि उसने सुना ये हाथी है। तो विजुअलाइजेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। और हमारा, मैंने आपको बताया कि है ही प्रैक्टिकल फील्ड, तो जब से अगर कोई भी बच्चा या कोई भी टीचर या कोई भी संस्थान इसको थ्योरेटिकल बना देगा, तो वो
अच्छे फार्मासिस्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकता। वो भूल जाए कि उसका कॉलेज एक अच्छे लेवल पे आएगा, नहीं बना सकता। अगर बच्चे को मैक्सिमम एक्सपोजर दे के आप लैब में जाओ, बच्चे को पता नहीं लिमिट टेस्ट क्या है, उसको पता नहीं कलर चेंज कहाँ से होगा, उसको यही नहीं पता कौन सा इंग्रेडिएंट मैं यूज करूँ, है ना। कलरिंग एजेंट्स के नहीं पता। कोई भी जो वो पढ़ता है रट्टा मार लेता है, लेकिन पढ़ नहीं पाता। क्यों नहीं पढ़ पाता? उसने वो चीज़ देखी ही नहीं। आप भी देख लो, जो चीज़ हमने ना देखी हो उसके बारे में हम कितना ज्ञान ले सकते हैं। अगर पढ़ने से ज्ञान आ जाता है तो फिर रिसर्च पे इतना पैसा क्यों इन्वेस्ट करते लोग, है ना। तो पढ़ने के लिए और रिसर्च के लिए प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, फार्मा के लिए बेसिकली हिंदी पढ़ो, आप लिटरेचर है पढ़ो, आपको नहीं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट चाहिए। आप पढ़ के जान जाओगे भी कवि के ये भाव है, ये कविता लिखी। फार्मासिस्ट के भाव कैसे बताओगे कि इसने ये अभी टैबलेट पढ़ी है, इसके भाव क्या हैं? आप बता ही नहीं सकते उसके भाव, क्योंकि इसने देखी नहीं। भाव तो उसके मशीन से आने थे, भाव तो उसको सेट करता वो तब आने। क्योंकि एक फार्मासिस्ट में ना एक लेबरर भी होना चाहिए, मजदूर होना चाहिए फार्मासिस्ट, कि वो पढ़े भी, इंटेलेक्चुअल भी हो और उसको मजदूरी भी आती हो कि सिस्टम को कैसे सेट करना है। जब वो करते हैं वो लोग परफेक्ट भी हैं। और आप इंडस्ट्री देखो, आप दुनिया भर की इंडस्ट्री में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं एक एक इंस्ट्रूमेंट पे। हमने सुना LCMS आ गया, बच्चों ने, छोटे फैकल्टी ने LCMS की शक्ल ही नहीं देखी। अब उनको कह दो LCMS चलाए, भाई कोई नहीं चला सकता, उसको पता ही नहीं क्या चलाएगा। LCMS तो दूर की बात है, HPLC नहीं चला पाए, है ना। लेकिन सुना तो ना हमने कि HPLC है। अब कोई इंटरव्यू में पूछ ले कि यार आपने HPLC पे काम किया? नहीं जी, पढ़ा है। पढ़ना क्या होता है? आपने चलाया नहीं, आपको पता ही नहीं। उसको कोई कह दे कॉपी पेन ले और उसकी ड्राइंग बना दे HPLC की, ये LCMS कैसा दिखता है, नहीं बना पाएगा ना वो। समझ रहे हो? परफेक्टली अगर उसने देखा तो कुछ कर देगा। तो इंटेलेक्चुअल सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं। फार्मेसी इतना मज़ेदार है, इतना मज़ेदार है, अगर उसको कोई पढ़े और अपना, मैं कहता हूँ अपना जीवन समर्पित कर दे उसके आगे कि ये फील्ड है मेरी, वो कामयाबी के, ये लगा लो, द्वार पे बैठा है, उसको मिलेगी ही मिलेगी कामयाबी। अगर हमें ये सोच लिया कि नहीं हमें डिग्री चाहिए, या मैं B फार्मेसी कर जाऊँगा, M फार्मेसी कर जाऊँगा, मेरे को नहीं लगता, मैं पर्सनली, मैं माफ़ी चाहूँगा सबसे, मैं नहीं मानता कि वो कुछ कर पाएगा। वो कर लेगा, रोटी सबने कमानी है, कमाएंगे, लेकिन रियलिटी में कहना कि मैं प्राउड टू बी एन फार्मासिस्ट हो, वो तब आएगा जब आप उसको निरंतर एक्टिविटी में करो। तो मेरा सबसे ये कहना है कि इंडस्ट्री विजिट जरूर किया करो, इंडस्ट्री में काम करके आओ। आप इंडस्ट्री में काम करोगे, आपकी पढ़ाई 10 गुना बढ़ जाएगी, ये भी यकीन के साथ कहता हूँ मैं। तो करना चाहिए इंडस्ट्री की, ये इम्पोर्टेंस है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, थ्योरेटिकल नहीं है। ठीक है सर। अभी जैसे हम अपने पॉडकास्ट के कंक्लूज़न की तरफ बढ़ रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप एक मैसेज दें बच्चों को और फ्यूचर के बारे में थोड़ा सा फार्मेसी के आप एलाबोरेट कर दूँ। आकांक्षा जी, मेरा मैसेज देने वाला तो मैं कौन हूँ, मैं तो खुद स्टूडेंट हूँ फार्मेसी का, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा जो मेरे जूनियर हैं, छोटे हैं, बच्चे हैं, अभी फील्ड में आए हैं, कि उनको दिल खोलकर मेहनत करनी चाहिए और इतनी मेहनत करो कि आपको लगे कि रियल में आप एक अच्छे फार्मासिस्ट हो। और सबसे बड़ी बात, अपने ऊपर विश्वास रखो। जो मेरे को लगता है ना कि फार्मेसी के बच्चों में विश्वास की कमी है, वो कहीं ना कहीं हीन भावना से ग्रसित रहते हैं कि उनको पता ही नहीं है। टैबलेट कैप्सूल तो उन्होंने केमिस्ट की शॉप पे देखी है, और वो आते भी डिग्री में चलिए कि भाई शॉप खोल लेंगे जी, एक दुकान ले लेंगे, घर वाले सेटल कर देंगे वहीं। ये जो रवैया है इसको आप छोड़ दो। अपने प्रोफेशन के लिए इतने जागरूक जरूर बनो कि आप ये रवैया ना अपनाओ। आप पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, जितना सीख सकते हो, क्योंकि जो कॉलेज का टाइम है ना आकांक्षा जी, वो कभी आता नहीं। उसी टाइम में बच्चे को मस्ती करनी होती है, उसी टाइम में उसको बुरी आदतों में भी पढ़ना होता है, और उसी टाइम में उसको पढ़ना होता है। तो बैलेंस बना के काम करें। और दूसरा जो मोटिव है ना फार्मेसी का मोटिव है लोगों की सेवा करना, उन तक अच्छा प्रोडक्ट। वो रिसर्च करके वो नहीं ला सकते बेचारे, आप उनको जो दे रहे हो उनके लिए वो
वरदान है, तो किसी के वरदान को अभिशाप में कन्वर्ट मत करो। तो मैक्सिमम ट्राई करो, मैक्सिमम पढ़ो, क्योंकि आपसे कुछ नहीं मांगता ये प्रोफेशन। आप इसको 4, 5, 6 साल ढंग से दोगे ना, ये सारी जिंदगी आपको देगा। आप इसको कुछ नहीं दे सकते, यही देगा सारी जिंदगी आपको, लेकिन देगा तब जब आप उतने जागरूक होगे। तो मेरा सबको यही कहना है, बच्चे हों, टीचर्स हों, इंडस्ट्री के लोग हों, अपनी अपनी इन्वॉल्वमेंट, अपनी अपनी आहुति इस प्रोफेशन को देनी चाहिए। इससे अच्छा प्रोफेशन मेरे को नहीं लगता मेरे लिए कोई, मैंने सोचा हो कभी, मैंने फार्मा के अलावा कभी कोई चीज़ सोची ही नहीं। और जितने मैंने काम किए मेरे 21-22 साल के करियर में, वो फार्मा को लेके ही समर्पित हैं, उन्हीं के लिए मैं काम करता हूँ। और लास्ट में बच्चों के लिए एक बात कहना चाहूँगा, एक शेर के माध्यम से, कि वो हर एक बात पे कहता है कि तू क्या है। वो हर एक बात पे कहता है कि तू क्या है, तुम ही बता दो ये अंदाजे गुफ्तगू क्या है। रगों में दौड़ने के हम नहीं कायल, जो आँख ही से ना टपका वो लहू क्या है। तो कभी भी अगर टपकना भी पड़े तो आँखों से लहू की तरह टपको, ताकि लोगों को रियलाइज हो कि हाँ, यही वो प्रोफेशन है जो हमारे लिए कुछ अच्छा कर सकता है, बेस्ट कर सकता है। आपने बहुत ही अच्छा मैसेज दिया बच्चों को। और मुझे लग रहा है कि जो भी बच्चे फार्मेसी कर रहे हैं वो अपनी जो फार्मा फील्ड है उसके प्रति उनको ईमानदार होना चाहिए, और अब मतलब फिर वो अच्छा कर सकते हैं इस फील्ड में। और थैंक यू सो मच सर, आपने हमें यहाँ पे ज्वाइन किया और अपना कीमती वक्त हमें दिया। बहुत ही अच्छा पॉडकास्ट रहा है हमारा आपके साथ। धन्यवाद आकांक्षा सर जी। तो फ्रेंड्स, आज का पॉडकास्ट था हमारा प्रोफेसर डॉक्टर पवन कुमार जालवाल सर के साथ, जिन्होंने बहुत ही अच्छी जानकारी दी फार्मेसी के नॉलेज, फार्मेसी एजुकेशन के बारे में, और अपनी लाइफ के बारे में भी उन्होंने बहुत अच्छा बताया। और उन्होंने ये भी बताया कि हमें क्यों फार्मा को चूज़ करना चाहिए, बच्चों का इंटरेस्ट इसमें क्यों होना चाहिए। आई थिंक ये सबके लिए ही बहुत इंटरेक्टिव सेशन रहा है। अगर आपको हमारा चैनल में जो पॉडकास्ट सीरीज़ हम चला रहे हैं वो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और मैं आपको मिलती हूँ अपने नए पॉडकास्ट सीरीज़ में। थैंक यू सो मच।